बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको हम क्या करेंगे? कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड हम हर पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इसका डेरिवेशन भी डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी कम्प्लेक्स पॉइंट होंगे, जो एमसीक्यूज में आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हर पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी वो क्या आपके लिए 100% सही होगा। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी 100% सही होगा। तो इसमें मैं दोनों साइड को क्या करूंगा? कवर करूंगा। दोनों ही के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। सही है। मतलब हमने एक पॉइंट पर क्या है, किसी भी पॉइंट चार्ज, मतलब इसका जो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है? किसी भी पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट चार्ज, लेट सपोज क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। सही है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्या करेंगे? किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर, लेट सपोज वो पॉइंट ये है। सही है, ये पॉइंट है ना, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। मतलब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट करेंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, मतलब मालूम करेंगे। इसको हम क्या नाम भी देते हैं ना, कुछ बुक में इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हुआ है। सही है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसको एट अ पॉइंट चार्ज, मतलब इसको हम फाइंड किस तरह करेंगे? सबसे पहले याद रखना, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट चार्ज क्या बना लिया, एक पॉइंट चार्ज बना लिया। और पॉइंट चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। सही है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिली आउटवर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिली आउटवर्ड होती है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा। सही है। एब्सोल्यूट, इसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों कहते हैं? क्यों इसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम किसी भी चार्ज को क्या, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ना, तो हम क्या करते हैं? एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाते हैं। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं। जब आप किसी भी रेफरेंस पॉइंट को एब्सोल्यूट, मतलब रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी लेते हो, सही, तब हम उसको क्या नाम देंगे? एब्सोल्यूट। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हो एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप कह सकते हो। इसलिए तो एब्सोल्यूट का समझ आ गया। इसलिए हम एब्सोल्यूट कहते हैं कि किसी भी चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाते हैं और किसी भी चार्ज का इन्फिनिटी पर कोई पोटेंशियल नहीं होता है। सही है। इसलिए हम इन्फिनिटी से क्या करते हैं? जब किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से, जिस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो ना, तो हम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाते हैं और उस पॉइंट तक लाने में हम उस पर जो भी वर्क करते हैं तो क्या होगा? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट चार्ज क्या किया? बना लिया। अब ये पॉइंट चार्ज है ना, अब मैं क्या करूंगा? इन्फिनिटी से, लेट सपोज क्या है, ये पॉइंट हमारे साथ क्या बन गया? मैं यहाँ पर ये बना रहा हूं कि ये हमारे साथ क्या है, जो ये पॉइंट है। सही है। ये पॉइंट मेरे साथ क्या बन गया? इन्फिनिटी। सही है। सपोज करो ये क्या है? इन्फिनिटी। अब मैं क्या करूंगा? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब एक चार्ज को इस इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी से क्या करूंगा? इस पॉइंट तक लाऊंगा। कौन से पॉइंट तक? ए पॉइंट तक। कौन से पॉइंट तक? ए पॉइंट तक मैं लाऊंगा। तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अभी डिफाइन कर रहा हूं से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दरअसल में क्या। तो जब मैं इन्फिनिटी से चार्ज को लाऊंगा इस पॉइंट तक, तो जब मैं इन्फिनिटी से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाऊंगा ना, तो मुझे इस चार्ज पर वर्क करना पड़ेगा। मुझे इस चार्ज पर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो याद रखना, जब आप इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी, मतलब मैं अभी बता रहा हूं, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो ना, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, मतलब एक यूनिट क्या है? मतलब एक पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ना, तो आपने क्या करना होगा? आपने इन्फिनिटी से क्या करना हो? चार्ज को लाना होगा। इन्फिनिटी से जब आप चार्ज को लाते हो उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, मैंने पोटेंशियल ए पॉइंट पर क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर जो चार्ज होगा ना, ये इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट है, मैं इस पॉइंट से क्या करूंगा? चार्ज को लाऊंगा
इस पॉइंट तक, ए पॉइंट हमारे क्या है, इस पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैं इस रेफरेंस पॉइंट से मतलब इस इंफिनिटी पॉइंट से इस पॉइंट तक लाऊंगा। जब मैं चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाऊंगा ना, जिस पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मैं उसको उस चार्ज पर क्या करूंगा, वर्क करना पड़ेगा। तो जब इंफिनिटी से मैं चार्ज को इस पॉइंट तक लाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज पर वर्क करूंगा। जितना वर्क डन मैं इस पर करूंगा तो वो क्या होगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो मैंने क्या किया, अब मैं वर्डिंग में बता रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point by keeping the charge in equilibrium। याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी, जब आप इंफिनिटी से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हो उस पॉइंट तक, तो उस पॉइंट तक लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन आपने उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कर लिया तो उसका क्या होगा, उस पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो समझ आ गया। मगर चार्ज को आपने इक्विलिब्रियम में लाना होगा। क्यों इक्विलिब्रियम में? आपने इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, जब आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाओगे ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो आपने इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। मतलब चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। क्यों इक्विलिब्रियम में? इसलिए लाना पड़ेगा, अगर आपने इक्विलिब्रियम में नहीं लाया, पहले मैं बताता हूं, अगर ये इक्विलिब्रियम में ना रहा तो चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, हर वो चीज जिस पर नेट फोर्स जीरो हो, जिस पर नेट फोर्स जीरो होगा तो उस पर नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। मतलब अगर कोई अपने पॉइंट, मतलब चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, उस चार्ज में कोई एक्सेलरेशन ना होगा। मतलब उस चार्ज जब आप ला रहे हो तो उस चार्ज में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए आपने इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। अगर इक्विलिब्रियम में ना हुआ तो चार्ज में क्या प्रोड्यूस होगा, इक्विलिब्रियम में ना हो तो चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जब चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, चार्ज एक्सेलरेट होगा ना, तो उसमें क्या होगा, वो चार्ज क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। चार्ज क्या करेगा, जब एक्सेलरेट होगा तो चार्ज मुख्तलिफ रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। मुख्तलिफ रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसलिए चार्ज को इक्विलिब्रियम में करना पड़ेगा। चार्ज आपने क्या करना है, चार्ज को इक्विलिब्रियम में क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा। सही है। तो समझ आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल। इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक ले आना जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ना। तो जिस इन्फिनिटी से आपने इस पॉइंट तक क्या करना होगा, चार्ज को लाना होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए आप उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन करोगे। जितना आपने उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन किया तो वो क्या होगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन भी किया। अब मैंने क्या करना है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब किस तरह से, मैंने यहाँ पर एक जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला, मैंने इस पर पोटेंशियल ग्रेडियंट पर मैंने बहुत ही कंप्लीटली डिटेल लेक्चर दिया था पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। वहां पर मैंने हर पॉइंट पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या किया था, डिस्कस किया था। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। डेल्टा आर हमारे साथ क्या है, डिस्टेंस है। तो याद रखना, अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ पॉइंट चार्ज की वजह से। अब मैंने यहाँ पर लिखा है ये फार्मूला, ये फार्मूले के लिए मतलब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, मतलब कुछ लिमिटेशन है कि ये फार्मूला आपने कब यूज करना है। याद रखना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होल्ड ओनली व्हेन ई इज यूनिफॉर्म। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होगा। याद रखना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला आप तब यूज कर सकते हो ना जब क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो अब मैं इस फार्मूले को, मतलब अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ ना कि इलेक्ट्रिक is equal to electric field intensity is equal to minus change in potential divided by delta R। सही। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा ना तो उसका मतलब क्या है, डिस्टेंस भी क्या होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये तमाम तर कंसेप्ट मैंने बताए। लेट सपोज मैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, सही है, सही। अब आपको नजर भी आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, सही, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। याद रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हर दो फील्ड लाइंस के दरमियान अगर डिस्टेंस सेम होगा, अगर डिस्टेंस सेम, सही, ये क्या है, हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब यहाँ पर भी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस सेम होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। तो समझ आ गया, ये हर पॉइंट पर अगर आप देखोगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, ये ए है और ये बी है,
ये क्या है, ए है और ये बी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ज्यादा या किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो याद रखना दोनों पॉइंट पर क्या होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बी पॉइंट पर होगा। दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, सेम होंगे। आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके दरमियान डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन। जब डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। सही है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरह बनाऊं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक ये है, एक मैंने थोड़ा मैं सही डायग्राम बनाऊं, सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह है। अगर मैं आपसे पूछूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दो के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, इन दो के दरमियान कम है, इन दो के दरमियान ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है। जब डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो आप इसको और अल्फाज में भी कह सकते हो कि क्या होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस चेंज, ये फार्मूला आप तब यूज कर सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जब डिस्टेंस चेंज ना हो। सही है। या आप इस तरह कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये बहुत ही सही पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म किस तरह होगा, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो, क्योंकि आपको नजर भी आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डिस्टेंस आर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। जब डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। तो ये फार्मूला आप तब यूज कर सकते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो, जिस तरह मैंने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। अब कंसिडर टू, अब ये जो हमारे साथ यूनिट जो मैंने एक पॉजिटिव मतलब पॉइंट चार्ज लिया है, सही है। अब ये पॉइंट एक आइसोलेटेड चार्ज, एक चार्ज है ना, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यूनिफॉर्म नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट उसी तरह ये फार्मूला हमने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस आइसोलेटेड चार्ज की वजह से ना, अब इसको हम, ये तो हमारे साथ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। किस तरह आपको नजर भी आ रहा है, अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे ना, इस पॉइंट पर मतलब चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, कम है। और जब चार्ज से आप दूर जाओगे, इस पॉइंट तक आओगे ना, ये इस पॉइंट, इसको मैंने फर्स्ट का नाम दिया और इसको सेकंड पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर स्ट्रॉन्गर है, तो याद रखना चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान, और डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वीक है। डिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वीक। आपको नजर भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसलिए क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैंने क्या बताया कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होगी ना, एक दूसरे के करीब होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाएगी, उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी क्या होती जाएगी, वीकर होती जाएगी। अब ये हमें क्या बता रही है आइसोलेटेड चार्ज, ये हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है, चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है, चार्ज से दूर आहिस्ता आहिस्ता जब आप दूर होते जाओगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, वीकर होती जाएगी। जिस तरह पर फर्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, वीक है। तो अब हम किस तरह करेंगे, ये फार्मूला मैंने बता दिया कब होल्ड करेगा, जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तब यूनिफॉर्म बन सकता है, अभी मैंने बता दिया, जब डिस्टेंस क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान कांस्टेंट हो। तो हम किस तरह ये फार्मूला को होल्ड करेंगे, याद रखना मैं क्या करूंगा, मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों लिया था, मैंने आपको बता दिया कि इन्फिनिटी पर जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाओगे ना, मतलब इन्फिनिटी पर उस चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप फाइंड करोगे ना, तो आप चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किस पॉइंट से लाओगे, रेफरेंस पॉइंट का आप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। आप इन्फिनिटी से उस चार्ज को लाओगे, क्योंकि इन्फिनिटी पर उस चार्ज के पास जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। हमने सिर्फ इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर लेट सपोज अगर मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी से ना लाऊं, चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं लाऊंगा ना, किसी अंदर, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाता हूँ, सही है। इस पर जो जितना भी वर्क करूंगा तो वो पॉइंट ए का क्या होगा, पोटेंशियल, उस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो ये तो हमारे साथ एब्सोल्यूट पोटेंशियल ना हुआ, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर पहले से, लेट सपोज इस पॉइंट को मैं सी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सी पॉइंट क्या है हमारे साथ, ये सी पॉइंट पर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक, मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को अगर मैं चार्ज को
चार्ज यहाँ पर इस सी पॉइंट पर मौजूद है। अगर मैं इस चार्ज को इस ए पॉइंट तक लाऊंगा ना, तो इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर इस चार्ज में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद होगा, क्योंकि अगर मैं इसको इस पॉइंट तक लाऊंगा ना, तो पहले से इस चार्ज का इस पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, और जब मैं यहाँ तक लाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा, वो जितना भी मैं वर्क उस पर करूंगा तो वो क्या होगा, वो वर्क डन, जितना मैंने वर्क डन उस पर कर लिया तो वो पॉइंट ए का क्या होगा, पोटेंशियल। मगर ये तो एब्सोल्यूट ना हुआ, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस चार्ज के साथ पोटेंशियल है। एब्सोल्यूट तब होता है जब आप किसी भी चार्ज, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो, मतलब वहां पर रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी हो। रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी क्यों हो? क्योंकि वहां पर उस चार्ज के साथ जीरो पोटेंशियल होता है, आपका सिर्फ इस पॉइंट का पोटेंशियल आता है। जबकि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लिया, रेफरेंस पॉइंट ना लिया, तो फिर जिस पॉइंट से आप लाओगे ना, उस पॉइंट का भी वहाँ पर जिस पॉइंट पर चार्ज मौजूद होगा वहाँ पर चार्ज का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। मगर यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट हमारा, इस चार्ज को हम इस पॉइंट से ले रहे हैं, यहाँ पर चार्ज का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। चार्ज का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं, और इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम भी इसीलिए देते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये फार्मूला हमारे साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो ये फार्मूला होल्ड करेगा। किस तरह? मैं सिंपल क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने यहाँ पर उसी एक फील्ड लाइन को क्या किया, एक फील्ड मतलब एक लाइन को मैंने बड़ा करके दिखाया सी, बाकी उस तरह उससे आउटवर्ड निकल रही, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकल रही। तो मैं क्या करूँगा, इस डिस्टेंस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको स्मॉल स्मॉल पेचेस में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। स्मॉल स्मॉल पेचेस में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक मैं इस तमाम को स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस मतलब पेचेस में डिवाइड करूँगा, ताकि हर डिस्टेंस, हर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खुद ब खुद हर पॉइंट के दरमियान क्या होती जाएगी, कांस्टेंट होती जाएगी। हर पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती जाएगी, कांस्टेंट होती जाएगी। जब यूनिफॉर्म क्या हो, कांस्टेंट होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, मतलब हर दो पॉइंट के दरमियान, मतलब मैं इस पूरे डिस्टेंस को इतने स्मॉल स्मॉल पेचेस में डिवाइड करूँगा, इतने स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस में डिवाइड करूँगा कि हर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होती जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सही है। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, स्मॉल स्मॉल पेजेस में क्या किया, डिवाइड किया। लेट सपोज एक पेज को मैंने यहाँ पर दिखाया ए और बी, हमारे साथ क्या एक पेज। इसी तरह मैंने तमाम इन्फिनिटी वाला डिस्टेंस को इतने स्मॉल स्मॉल पेजेस में क्या किया, डिवाइड किया है। सही है। तो मैंने सिंपल एक पेज को जिस तरह, यानी एक पेज को दिखाया, बाकी सारे मतलब एक दो जो इस तरह स्मॉल पेज है मैंने यहाँ पर दिखाया, बाकी में सारा इन्फिनिटी तो लामहदूद डिस्टेंस है, सबको मैंने इस तरह स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस में डिवाइड किया। और हर डिस्टेंस के दरमियान क्या है, हर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट होगी तब ये हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। सही है। अब ये दो पॉइंट हमारे साथ, अब यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि मतलब पॉइंट चार्ज से लेकर ए पॉइंट तक ये जो हमारे साथ डिस्टेंस, इसको हम क्या नाम देंगे, आर ए। और उसी तरह पॉइंट चार्ज के इस मतलब पॉइंट चार्ज से लेकर इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, ये हमारे साथ डिस्टेंस क्या होगा, आर बी, पॉइंट बी तक का डिस्टेंस। इसी तरह ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ए और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा, उसको मैंने किस से डिनोट किया, डेल्टा आर। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि डेल्टा आर किसके इक्वल है, सिंपल डिस्टेंस ऑफ ए माइनस डिस्टेंस ऑफ बी। डेल्टा आर का मतलब चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, सिंपल आर ए माइनस आर बी। तो आपके साथ डेल्टा आर आएगा। याद रखना आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर किसके इक्वल है, आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी। डिस्टेंस ऑफ आर ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ आर बी, मतलब आर ए से लेकर जो डिस्टेंस होगा, इसी तरह पॉइंट मतलब पॉइंट चार्ज से लेकर आर बी तक जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों डिस्टेंस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डिस्टेंस ऑफ आर ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ आर बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आर स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। याद रखना ये एक डेरिवेशन है, आर स्क्वायर किस तरह, आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी की इक्वल है। वो डेरिवेशन में मैं जाने की मैं नहीं जाऊंगा, वो इतना जरूरी नहीं, आपके बुक में भी लिखा है। सिंपल आपने लिखना है कि एज वी नो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी। सही है। अब उसी तरह याद रखना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसी तरह पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला हमारे साथ क्या है, मैंने एक बार फिर यहाँ पर लिख लिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। उसी तरह पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने यहाँ पर अब क्या करूंगा, मैंने इस फार्मूले में क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ई का मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस उसी तरह लिख लिया। अब ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल है, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसलिए मैं ई की जगह क्या पुट करूंगा, उसका वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, नीचे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है यानी यहाँ पर। तो आपको अभी मैंने बता दिया कि आर स्क्वायर किसके इक्वल है, आर ए मल्टीप्लाई बाई आर बी। तो इस आर स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना कि आर ए मल्टीप्लाई बाई आर बी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि इक्वेशन हमारे साथ क्या हो जाए, इजी बन जाए, इक्वेशन इजी बन जाए।
और हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या कर सके, फाइंड कर सके। इसलिए आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, आर ए मल्टीप्लाई बाई आर बी, और इसी तरह डेल्टा आर को मैंने मल्टीप्लाई किया। इस इक्वेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, चेंज ऑफ पोटेंशियल। उसी तरह मैंने लिख लिया, ई की जगह मैंने क्या लिख लिया, उसका वैल्यू लिख लिया, और आर स्क्वायर की जगह मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू लिख लिया, और माइनस निशान मैंने उसी तरह लिख लिया, और डेल्टा आर को उसी तरह लिख लिया। अब मैं डेल्टा आर का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा। डेल्टा आर किसके इक्वल है, आर ए माइनस आर बी। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, दोनों पोटेंशियल मतलब दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सिंपल, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। मैंने लिख लिया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई चार्ज डिवाइडेड बाई आर ए मल्टीप्लाई बाई आर बी। उसी तरह डेल्टा आर की जगह मैं अब क्या करूंगा, डेल्टा आर की वैल्यू पुट करूंगा। डेल्टा आर किसके इक्वल है, आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी मैंने लिख लिया। उसी तरह पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। पॉइंट बी हमने क्या कंसिडर किया कि ये पॉइंट बी इन्फिनिटी पर है। पॉइंट बी क्या है, इन्फिनिटी पर है। तो इसलिए इन्फिनिटी पर किसी भी चार्ज के साथ पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए मैंने वी बी का पोटेंशियल क्या पुट कर लिया, जीरो, क्योंकि ये पॉइंट हमने क्या कंसिडर किया, इन्फिनिटी कंसिडर किया। तो इसलिए पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू, अब मैंने चार्ज यहाँ पर इज इक्वल टू, या ऊपर वाला वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नोट को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। याद रखना इस जो ऊपर वाला इक्वेशन अभी मैंने आपको समझा दिया, सही है। मैंने यहाँ पर कॉमन क्या लिया, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नोट। ये आर ए माइनस आर बी, यानी ये जो नीचे मैंने चार्ज के नीचे क्या लिखा है, आर ए मल्टीप्लाई बाई आर बी। ये आर ए मल्टीप्लाई बाई आर बी इस आर ए के नीचे बी डिवाइड हो रहा है, और आर बी के नीचे भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए मैंने अभी अलग अलग करके लिख लिया। आर ए के नीचे भी क्या लिख लिया, आर ए मल्टीप्लाई बाई आर बी, इसी तरह माइनस आर बी डिवाइडेड बाई आर ए मल्टीप्लाई बाई आर बी। अगर आप एलसीएम लोगे तो वापस सही आंसर आएगा, सही है। तो मैंने क्या किया, अलग अलग आर ए की जगह भी क्या, आर ए के नीचे भी क्या लिख लिया, आर ए माइनस आर बी, इसी तरह माइनस आर बी की जगह भी क्या लिख लिया, आर ए माइनस आर बी, दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लिया, सही है। और कॉमन मैंने क्या लिख लिया, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नोट, ताकि इक्वेशन इजी बन जाए। उसी तरह आर ए क्या हो जाएगा, आर ए के साथ कैंसिल, आर बी क्या हो जाएगा, आर बी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसी तरह पोटेंशियल वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नोट ब्रैकेट में। यहाँ पर ऊपर क्या बचाएगा, ऊपर तो आर ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो नीचे क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई आर बी माइनस, ऊपर यहाँ पर क्या बचाएगा, 1, यहाँ पर भी 1 बचाएगा। सी मैंने 1 लिख लिया, डिवाइडेड बाई आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर ए, सही है। आर बी तो कैंसिल हो गया। इसी तरह मैंने क्या, पॉइंट बी इज एट इन्फिनिटी, पॉइंट बी को आपने क्या है, एक इन्फिनिटी पॉइंट पे इन्फिनिटी है, पॉइंट बी हमारे साथ क्या है, इन्फिनिटी पर है। तो याद रखना समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, याद रखना आप किसी भी नंबर को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या होता है, जीरो। तो इसलिए वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नोट, ब्रैकेट में लगा लिया 1 डिवाइडेड बाई आर बी, सही है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर ए। अभी मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट बी किस पर है, इन्फिनिटी पर है। तो ये आर बी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी से डिस्टेंस। तो मैं आर बी की जगह क्या पुट करूंगा, इन्फिनिटी पुट करूंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं किस तरह लिखूंगा, वापस इज इक्वल टू वी ए माइनस जीरो, तो आप उसको लीव भी कर सकते हो, सही है, क्योंकि बी पर पोटेंशियल जीरो होता है। तो इसलिए वी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, सही है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर ए, मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब इसके बाद हम 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो, सही है। तो यहाँ तक हमारे साथ इक्वेशन क्या हो गया ये। अब इस अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, मैं साइड पे हो जाता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इस इक्वेशन को, और हर कम्प्लेक्स पॉइंट भी क्या करेंगे। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने इससे पिछले बोर्ड में उसका डेरिवेशन आधा कर लिया। अब डेरिवेशन का कुछ पार्ट रहते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके कम्प्लेक्स पॉइंट डिस्कस करेंगे, और साथ में उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने डेरिवेशन को हाफ कर लिया, अब कुछ डेरिवेशन बाकी है, सही है। उसी तरह जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एट ए माइनस जीरो, सही है, बी पॉइंट कौन सा था, इन्फिनिटी पॉइंट था। तो इसलिए उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, जीरो। तो इन्फिनिटी से हम चार्ज को ला रहे थे, सही है, बी पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी पर था। तो इसलिए बी पॉइंट जब इन्फिनिटी पे होगा तो बी पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी पर था। तो बी इन्फिनिटी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो इसलिए मैंने बी पॉइंट की जगह क्या लिख लिया है, जीरो। तो वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी ब्रैकेट 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर ए। अभी मैंने आपको पिछले बोर्ड में बताया था कि बी 1 डिवाइडेड बाई आर बी
1 डिवाइडेड बाई आर बी की जगह मैंने क्या लिख लिया, आर बी मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ बी, मतलब बी पॉइंट तक का डिस्टेंस। बी पॉइंट हमारे साथ कौन सा पॉइंट था, इन्फिनिटी पॉइंट था, तो इसलिए डिस्टेंस भी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो मैं क्या लिखूंगा, आर बी की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। तो समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, समथिंग का मतलब क्या है, कोई भी नंबर को आप जब इंफिनिटी से डिवाइड करते हो, 1 को इंफिनिटी से डिवाइड करो, 2 3 4, किसी भी नंबर को जब आप इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो याद रखना आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। सही है, तो इसलिए यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय आरबी की जगह मैंने क्या लिख लिया, 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। अभी मैंने आपको बताया भी तब पिछले बोर्ड में, तो 1 और 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया, -1 डिवाइडेड बाय आर ए। तो इसी तरह वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज डिवाइडेड बाय आर ए। सही है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज डिवाइडेड बाय आर ए। सही, उसी तरह यहाँ पर माइनस निशान है, ये माइनस निशान इस माइनस निशान के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी माइनस आर ए, 1 डिवाइडेड बाई आर ए। सही है, इस चार्ज के साथ क्या है, यहाँ पर बी माइनस निशान आ रहा है। सही है, एक माइनस के -1 डिवाइडेड बाई आर ए। सही है, ये माइनस, सही है, ये वाला माइनस यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे साथ वी ए -0, तो वैसे क्या है, उसको इग्नोर कर देना, वो तो -0 कोई वैल्यू ही नहीं उसका, मतलब क्या है, पोटेंशियल -0, मतलब बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या था, 0, तो माइनस तो वैसे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए वी ए पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई चार्ज डिवाइडेड बाई आर ए। तो इसीलिए ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो प्लस आएगा। यह हमारे साथ क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया कि जब भी आपने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसी भी पॉइंट पर आपने फाइंड करना है, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, और ये फार्मूला आपने तब यूज करना है जब कोई मीडियम ना हो। सही, तो जनरल फॉर्म को मैं इस फार्मूले का जनरल फॉर्म किस तरह लिख सकता हूँ, सिंपल वी। सही, पोटेंशियल इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, किसी भी पॉइंट पर। यहाँ पर तो हम ए पॉइंट पर, अभी मैंने सिंपल इंडिकेशन के लिए ए पॉइंट पर हमने पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने वी ए लिख दिया। अब आपने सिंपल जनरल फॉर्म में किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सिंपल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। सही है, तो अब मैंने आपको कॉलम लॉ में बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था के कॉलम कांस्टेंट, वहां पर मैंने बताया था के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी, 1 डिवाइडेड बाई 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सही है, तो इसकी जगह आप 1 डिवाइडेड बाई 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जगह में ये भी लिख सकता हूँ कि कूलम कांस्टेंट किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, के। तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल इज इक्वल टू के Q डिवाइडेड बाई आर। याद रखना, ये फार्मूला नहीं है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जब चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी मीडियम ना हो तो ये फार्मूला फिर हम यूज करेंगे। याद रखना, तो आप सिंपल ये क्या, आप मैं बताऊंगा जो मैंने यहाँ पर वी ए सी वैक्यूम मैंने लिखा था वो मैंने रिमूव किया। अब जब मीडियम, मैं अभी बताऊंगा कि मैंने क्यों रिमूव किया। अब जब मीडियम में आएगा, इफ देयर इज एनी मीडियम, अगर पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी मीडियम हो, मीडियम का मतलब ये वो पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी सोल्यूशन, मतलब उस पॉइंट के इर्द गिर्द कोई प्लास्टिक हो सकता है, उस पॉइंट को आप, उस पॉइंट चार्ज को उठाओ कोई भी सोल्यूशन, मतलब मरकरी के सोल्यूशन में रखो, या उस पॉइंट को उठाओ आप एल्यूमिनियम के सोल्यूशन, या उस पॉइंट को उठाओ उसको पानी में रखो, तो पानी कोई भी चीज उसके इर्द गिर्द क्या होगा, मीडियम होगा। तो इसलिए जब मीडियम आएगा तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी, फिर मल्टीप्लाई बाय चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। याद रखना, मैंने आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है ना, अक्सर हम चार्ज को पहले क्या रखते हैं, पहले मीडियम, उसके इर्द गिर्द कोई भी मीडियम नहीं होता है, बाद में मीडियम हम क्या करते हैं, मीडियम में भी स्टडी करते हैं, और जब मीडियम ना हो वहाँ पर भी स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया भी था, जिधर मीडियम आ जाए, चार्ज के इर्द गिर्द मीडियम आ जाए, हम सिंपल क्या करते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर देखो, जब ये फार्मूला था हम यूज कर रहे थे ना, ये वाला फार्मूला, जब चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी मीडियम नहीं था, तो फार्मूला क्या था, 1 डिवाइडेड बाई 4 एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई चार्ज डिवाइडेड बाई आर। सही है, मगर जब चार्ज के इर्द गिर्द मीडियम आ गया तो हम फार्मूला वही फार्मूला यूज करना है। सिंपल, आपने एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ जो ई नोड है, ये हमारे साथ क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ सिंपल ई आर रिलेटिव परमिटिविटी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस ये फार्मूला क्या हो जाएगा, मीडियम के लिए हो जाएगा। सही है, तो ये फार्मूला हमारे साथ क्या हो गया, मीडियम के लिए हो गया। अब यहाँ पर जो ई नोड है, ये हमारे साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसी तरह कूलम कांस्टेंट और ई आर रिलेटिव परमिटिविटी, ये मैंने कूलम लॉ में वहाँ पर इन दोनों को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पर मैंने इसका यूनिट, इसका एसआई यूनिट, बेस यूनिट, डायमेंशन, सब कुछ मैंने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी उसका क्या है, वैक्यूम के लिए, मतलब उसका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, वो क्या है, वो किसके इक्वल है, 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻12। यहाँ पर मैंने लिखा भी है। इसी तरह
के की वैल्यू क्या है, जो कूलम कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 9, ये के की वैल्यू है। सही, अगर 1 डिवाइडेड बाई 4 5 एब्सोल्यूट परमिटिविटी आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 9। किस तरह 4 5 की वैल्यू क्या है 3.14, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या है 8.85 10 रेज़ की पावर -12। तो यहाँ पर सबको पुट कर देना 1 से, जब आप इन तमाम वैल्यू को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 9। अभी मैंने बताया था इसके साथ आप क्या लिख सकते हो VAC, वैक्यूम भी लिख सकते हो VAC, के साथ भी लिख सकते हो VAC वैक्यूम के लिए। जब कूलम कांस्टेंट वैक्यूम के लिए किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 4 5 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसी तरह यहाँ पर पोटेंशियल VAC मैंने इसके साथ क्यों लिख लिया, क्योंकि जब चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी क्या होगा, पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी मीडियम नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ VAC, मतलब पोटेंशियल एट अ वैक्यूम। जब आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे होगे कब, जब पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द कोई भी मतलब क्या हो, मीडियम ना हो, वहां पर क्या हो वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या है, फ्री स्पेस, तो इसलिए मैंने VAC लिख लिया यहाँ पर। तो इसलिए ये क्या होगा, ये फार्मूला यहाँ पर आप लिख सकते हो V के साथ क्या लिख सकते हो मीडियम, M सिंपल, छोटा m भी लिख लीजिए यहाँ पर सिंपल, इसको मैं थोड़ा स्पेस देकर लिख रहा हूँ। सही है, V यहाँ पर आप इसके साथ मीडियम लिख लो, MED सिंपल स्मॉल सा मीडियम। सही है, तो पोटेंशियल एट अ मीडियम, जब चार्ज के इर्द क्या होगा मीडियम होगा, तो फिर पोटेंशियल का फार्मूला ये बन जाएगा। अब सिंपल यहाँ तक तो हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किस चीज पर डिपेंड करता है, आपको इस फार्मूले में भी नजर आ रहा है पोटेंशियल का चार्ज के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ आर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सही है, पोटेंशियल का ER मतलब हर मीडियम का अपना एक रिलेटिव परमिटिविटी है ना, उसके साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। बाकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी और 4 5 ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू, 5 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या है 8.85 10 रेज़ की पावर -12, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू, 4 भी एक कांस्टेंट है। उसके उस पर कांस्टेंट पर तो क्या है, मतलब फार्मूले में उस पर कांस्टेंट चीज पर कोई भी वेरिएबल डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, रिलेशन आपसे पूछते जा सकते हैं, तो इसको आपने याद रखना है। याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। पहला क्या है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। याद रखना पोटेंशियल का डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, अगर मैंने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, सही है, डिस्टेंस को क्या क्या बढ़ा दिया, सही है, पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस को क्या क्या बढ़ा दिया, तो याद रखना पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है, अगर मैंने डिस्टेंस को क्या किया, डिस्टेंस को कम कर दिया, डिस्टेंस को मैंने कम कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखना इनवर्स रिलेशन का मतलब ये, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। सही है। अब उसी तरह चार्ज, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज पर भी डिपेंड करता है, जबकि पोटेंशियल का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन। अगर आपने बड़ा चार्ज यूज किया, मतलब बड़ा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज यूज किया, तो तब पोटेंशियल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर आपने बड़ा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज यूज किया तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा आ जाएगा। अगर आपने स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला चार्ज यूज किया तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर आपने एक चीज को कम किया तो दूसरा चीज भी कम हो जाएगा, अगर आपने एक चीज को बढ़ा दिया तो दूसरा चीज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्ज के साथ पोटेंशियल का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। सही है। इसी तरह मीडियम, जब चार्ज के इर्द-गिर्द पॉइंट चार्ज के इर्द-गिर्द मीडियम आ जाता है फिर भी पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। इसलिए यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी और पोटेंशियल के दरमियान कौन सा रिलेशन, इनवर्स। अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी ER ज्यादा था तो पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल कम आएगा। अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कम था, सही है, रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का कम था तो पोटेंशियल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इसलिए यहां पर मैं एक रिलेशन ड्राइव कर सकता हूं। ये तो आपको समझ आ गया, मैंने इक्वेशन के जरिए भी आपको बता दिया, इसी तरह वैसे सिंपल भी बता दिया वर्डिंग में। तो याद रखना, अब इस पर एमसीक्यूज आपसे पूछे, एक रिलेशन ड्राइव किया, सही है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। सही, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर लिख लिया कि पोटेंशियल इन अ मीडियम, पोटेंशियल in a medium is equal to potential in a vacuum divided by relative permittivity। ये इक्वेशन हमारे साथ किस तरह की, सिंपल इस इक्वेशन को अभी मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही है, कि पोटेंशियल इन अ मीडियम, इसके साथ मैं m लिख रहा हूँ, सही, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ER रिलेटिव परमिटिविटी। सही है, ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 4 5 एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सही है, और रिलेटिव परमिटिविटी को मैंने बाहर भी लिखा है, चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस।
ये मैंने इक्वेशन को इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, सिंपल 1 डिवाइडेड बाई ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी नीचे आ रहा है तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाई ई आर आ जाएगा, सही है। तो 1 डिवाइडेड बाई ई आर को मैंने मतलब रिलेटिव परमिटिविटी को मैंने बाहर लिख लिया, बाकी इसको क्या किया इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, 1 डिवाइडेड बाई 4 5 एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, सही है। तो ये किसके इक्वल है, अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ जो ब्रैकेट के अंदर है, इसकी जगह मैं पोटेंशियल एट अ वैक्यूम लिख सकता हूँ या नहीं, पोटेंशियल एट अ वैक्यूम VAC। आपको नजर भी आ रहा है कि पोटेंशियल इन अ वैक्यूम किसके इक्वल है, पोटेंशियल इन अ वैक्यूम 1 डिवाइडेड बाई 4 5 एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो इसलिए इस पूरे वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल इन अ वैक्यूम। तो इसलिए याद रखना इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, वैक्यूम, पोटेंशियल एट अ वैक्यूम VAQ। ये पूरा किसके इक्वल है, पोटेंशियल एट अ वैक्यूम। तो इसलिए इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, VAQ। हमारे साथ जो रिलेशन है वो इस तरह बन गया। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको समझाऊंगा फिर वापस लिखूंगा, सही है। 1 डिवाइडेड बाई उस तरह मैंने यहाँ पर जो लिखा ये रिलेशन, सही है, किस तरह गया, 1 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल एट अ वैक्यूम VAC, सही है, पोटेंशियल एट अ वैक्यूम। तो इसलिए वैक्यूम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पोटेंशियल एट अ वैक्यूम वापस रिजल्ट क्या बन जाएगा, वैक्यूम डिवाइडेड बाई ER, वैक्यूम डिवाइडेड बाई ER। तो इसलिए आपको रिलेशन का समझ आएगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये रिलेशन किस तरह आ गया, आप खुद भी इसको कर सकते हो। तो समझ आ गया, पोटेंशियल एट अ वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेशन किस तरह गया, सिंपल, सही, इस तरह हमने इसको ड्राइव किया था। तो ये हमारे साथ एक नया रिलेशन आ गया, सही, एक नया रिलेशन आ गया, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, सही है, हमारे साथ एक नया रिलेशन आ गया, सही है। पोटेंशियल एट अ मीडियम इज इक्वल टू पोटेंशियल एट अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखना पोटेंशियल एट अ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है कि पोटेंशियल एट अ वैक्यूम में अगर आप पोटेंशियल फाइंड करोगे, पॉइंट चार्ज की वजह से हमेशा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल इन अ मीडियम। याद रखना किस तरह, अगर आपने एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पर, अगर उसके इर्द गिर्द कोई भी मीडियम ना होगा, वो वैक्यूम उसके इर्द गिर्द फ्री स्पेस है, हवा है, तो वहां पर अगर पोटेंशियल फाइंड करोगे तो पोटेंशियल ज्यादा आएगा। अगर आपने उस पॉइंट चार्ज की वजह से आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, आपने उस पॉइंट चार्ज को उठा लिया, किस में रख लिया, उसके इर्द गिर्द कोई भी मीडियम रख लिया। मीडियम का मतलब क्या, आपने उस चार्ज को उठा लिया, मरकरी में रख लिया, आपने उस चार्ज को उठा लिया, वाटर में रख लिया, किसी भी चीज में रख लिया। तो जब आपने उसको वैक्यूम से, फ्री स्पेस से उठा लिया, एक मीडियम के अंदर रख दिया, पानी में रख दिया, किसी भी चीज में रख दिया, तो तब उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मीडियम की वजह से। तो इसलिए पोटेंशियल इन वैक्यूम हमेशा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल इन मीडियम। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, सही है। आपसे इस तरह भी एमसीक्यूज, इस रिलेशन से भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज 2, कुछ भी दे सकता है, 2 3 4 कोई भी वैल्यू दे सकता है, एंड पोटेंशियल इन अ वैक्यूम इज इतना 5 वोल्ट 6 वोल्ट 20 वोल्ट देकर व्हाट विल बी पोटेंशियल इन अ मीडियम, व्हाट विल बी पोटेंशियल इन अ मीडियम। तो इस इक्वेशन से रिलेटेड भी हमसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपने ज़हन में रखना है। अब यहाँ पर मैंने ग्राफ लिखे, याद रखना अभी मैंने बताया कि पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस बढ़ जाए तो पोटेंशियल कम, अगर डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा। दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, तो ग्राफ भी क्या आएगा, इनवर्स आएगा। तो ग्राफ मैंने पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ भी क्या आएगा, कर्व ग्राफ आएगा। ग्राफ क्या आएगा, कर्व, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। मगर पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन है 1 और क्या है, 1 डिवाइडेड बाई आर। अब ये क्या हमें रिजल्ट दे रहा है, सही है, मैं इसको वापस से करूँ, क्या पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई आर। अगर आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई आर को एक वेरिएबल कंसिडर करोगे, मतलब सिंपल पोटेंशियल का आर के साथ इनवर्स रिलेशन है, मगर पोटेंशियल का 1 और आर के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप 1 और आर को एक वेरिएबल कंसिडर करोगे तो रिलेशन हमारे साथ क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा, सही है। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई आर। तो ग्राफ क्या आएगा, जिधर भी डायरेक्ट रिलेशन होगा तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। तो इस तरह आपसे ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। याद रखना प्लस वीई का मतलब क्या है, पॉजिटिव। पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसी तरह पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। अगर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है नेगेटिव चार्ज की वजह से तो वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। और पोटेंशियल अगर आपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से फाइंड करना है तो वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसको भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यूज बनाया कि वर्क डन ऑन अ चार्ज इज ग्रेटर, मतलब यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, सही है। वर्क डन ऑन अ चार्ज इज ग्रेटर, मतलब किस चार्ज, मतलब कौन से पाथ के जरिए उस चार्ज पर वर्क डन क्या होगा, ग्रेटर होगा। 3 रास्ते, एक रास्ता 1, दूसरा
ये रास्ता है डायरेक्ट रास्ता, ये नहीं, ये डायरेक्ट जो मैंने ब्लू लाइन से लिखा है ये रास्ता है, जबकि तीसरा रास्ता ये है। सही है, तीसरा। अब किस रास्ते के जरिए मैं चार्ज को ले जाऊँ और उस चार्ज पर वर्क क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मैंने यहाँ पर ऑप्शन बी गिवन है, ऑप्शन ए में पहला रास्ता, ऑप्शन बी में दूसरा, ऑप्शन सी में तीसरा, ऑप्शन 4 में मैंने क्या लिखा है, वर्क डन इज सेम फॉर ऑल पाथ, मतलब तमाम पाथ के लिए क्या होगा, वर्क डन सेम आएगा। अब याद रखना आपने एक इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखना इलेक्ट्रिक फोर्स में यहाँ पर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप इस चार्ज को इस पॉइंट लाना, क्या इस पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट को मैं कोई भी नाम दे सकता हूं, डी पॉइंट। सही है, और मैंने चार्ज इस पॉइंट से क्या करना है, इस पॉइंट से लाना है, इस पॉइंट तक ले आना है। सही है, मैं सबसे पहले इस चार्ज को इस रास्ते से लाऊंगा, वन पाथ, फिर चार्ज को डायरेक्ट दूसरे रास्ते से इस पॉइंट तक लाऊंगा, फिर चार्ज को तीसरे रास्ते से इस पाथ तक लाऊंगा। याद रखना तीनों रास्ते की वजह से जो वर्क डन चार्ज पर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप किसी भी पाथ को फॉलो करोगे, 1 को फॉलो करोगे, 2 को फॉलो करोगे, 3 को फॉलो करोगे, तीनों रास्ते से वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, मगर क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करेगा, आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्योंकि चार्ज को आपने किस पॉइंट से ले जाना है, इस पॉइंट को मैं ओ पॉइंट दे देता हूं। सही है कि ओ पॉइंट है हमारे साथ, सही है, ओ पॉइंट, ये क्या है, ओ पॉइंट। आपने ओ पॉइंट से क्या किया, चार्ज को डी पॉइंट तक ले आना है। सही है, आपने ओ पॉइंट से डी पॉइंट तक चार्ज को ले जाना है, मगर आपने रास्ते मुख्तलिफ इख्तियार किए। पहला इस तरह रास्ते से गया, फिर तीसरा पाथ किया इस तरह, आपने लेट सपोज ये तीसरा रास्ता है, जबकि दूसरा रास्ता डायरेक्ट, मगर आपका फाइनल और इनिशियल पॉइंट ये है, जबकि फाइनल पॉइंट ये है। फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है। जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम होगा, रास्ता आप जो भी इख्तियार करोगे, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे साथ कंजर्वेटिव फोर्स है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। आपका इनिशियल पॉइंट, तीनों रास्ते में इनिशियल पॉइंट भी क्या है, सेम है, आपने इस पॉइंट से चार्ज को ले जाना है, और फाइनल पॉइंट भी सेम है। तीनों रास्ते आप जिधर भी आप गए हो, जिस भी रास्ते को आपने फॉलो किया, इनिशियल पॉइंट पर ही आपने आना है, इनिशियल पॉइंट तक ही आप आए, फाइनल पॉइंट तक ही आप आए हो, डी पॉइंट तक, तीनों रास्ते से डी पॉइंट तक आपने पहुंच गए हो। सही है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों केस में सेम है। तो याद रखना वर्क डन भी क्या आएगा, तीनों पाथ के लिए सेम आएगा। अगर आप यहाँ पर चौथा रास्ता भी इख्तियार कर लेते हो, ये आपका क्या है, चौथा रास्ता, ये पांचवा भी इख्तियार कर लो, छठा भी इख्तियार करोगे, सब रास्तों के लिए वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे साथ कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है। आपका इनिशियल पॉइंट तीनों रास्तों में भी सेम है, और जबकि फाइनल पॉइंट तीनों रास्ते में भी क्या है, सेम है। तो इसलिए वर्क डन इज सेम फॉर ऑल पाथ। सही है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी आंसर एक्सक्यूज में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पर मैंने एक और एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, डिस्टेंस हमारे साथ कितना गिवन है, 10 मीटर, ड्यू टू चार्ज ऑफ, चार्ज कितना गिवन है, 10 कूलम, चार्ज 10 कूलम, डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। आपने सिंपल क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर से आपने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सिंपल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी इसको थोड़ा, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। सही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सही है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। सिंपल इस फार्मूले को अभी मैंने क्या करना है, जो जनरल फार्मूला है मैंने उसको नहीं मिटाना है। सही, ये फार्मूला, ये अब यहाँ पर हमारे साथ क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, चार्ज गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना आपने वर्डिंग पर बहुत गौर करना है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और एक हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, वो भी डेटा अगर यही गिवन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला यहाँ पर भी यूज होता है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला क्या, मैं सिंपल आपको उस कंफ्यूजन से दूर ले जाने के लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला लिख रहा हूँ। सही है, ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। 1/4π एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। या हमारे साथ क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। याद रखना यहाँ पर भी चार्ज, डिस्टेंस और K की वैल्यू तो क्या कांस्टेंट है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ और आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से कंपेयर करते हैं। याद रखना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज़ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस का
सिंपल क्या है, इनवर्स रिलेशन है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सिंपल आर के साथ डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। याद रखना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, सही है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन। तो याद रखना आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है, मिक्स नहीं करना है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे पूछेगा तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना। ये मैंने सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आपको बता दिया, तो आपने इस फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपल आपने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिस्टेंस कितना गिवन है 10 मीटर, चार्ज कितना गिवन है 10 कूलम, फार्मूला सिंपल ये वाला यूज करो, सिंपल V इज इक्वल टू K का वैल्यू हमारे साथ क्या है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई, अब हमारे साथ चार्ज कितना गिवन है 10 कूलम मल्टीप्लाई बाई 10 कूलम, सही है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस भी कितना है 10, सही है, डिस्टेंस कितना है 10। तो सिंपल इसका आंसर क्या आएगा, 10 के साथ कैंसिल होगा, पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया K, या आप लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9। अक्सर ऑप्शन में क्या गिवन होते हैं, ऑप्शन इस तरह भी आपसे गिवन, ऑप्शन ए में K गिवन हो सकता है, ऑप्शन बी में पोटेंशियल गिवन हो सकता है, ऑप्शन सी में कुछ भी वैल्यू 3.14 गिवन हो सकता है, कोई भी वैल्यू, ऑप्शन सी में आपसे क्या गिवन हो सकता है 5, सही, ऑप्शन डी में क्या गिवन हो सकता है नन, ऑप्शन डी में मैंने क्या गिवन किया नन। आंसर क्या आ रहा है, आंसर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, सही है। आंसर पोटेंशियल किसके इक्वल आ रहा है, K की वैल्यू के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए मैं इस वैल्यू की जगह K सिंपल भी लिख सकता हूं, तो हमारे साथ ऑप्शन क्या होगा K, तो इसलिए या सिंपल K का वैल्यू भी दे सकता है, तो ऑप्शन को आप मुख्तलिफ चेंज करके आपसे दे सकता है। अक्सर स्टूडेंट देखते हैं कि यहाँ पर तो आंसर हमारे साथ क्या आ रहा है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं नन पर लगा देते हैं, नहीं, क्योंकि K किसके इक्वल है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, या तो ये वैल्यू लिखो या K लिखो, सिंपल, दोनों क्या है सेम है, तो ऑप्शन क्या होगा K होगा, सही। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, दूसरा एमसीक्यू समझा रहा हूं। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक और एमसीक्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना गिवन है 20 मीटर, सही है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज, फिर से आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, मतलब क्या है, बोल रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करो, फाइंड करो एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना गिवन है 20 मीटर, मैं यहाँ पर R लिख रहा हूँ, R हमारे साथ क्या है 20 मीटर। चार्ज क्या है, इस केस में आप बोलोगे कि चार्ज गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, याद रखना अक्सर एमसीक्यूज बहुत आसान आते हैं मगर उस स्टेटमेंट में थोड़ा ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पर चार्ज की जगह क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज इज, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी हमारे साथ एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि आप मैं इस एमसीक्यूज को पहले इलेक्ट्रॉन की वजह से फाइंड करवा दूंगा, फिर प्रोटॉन की वजह से फाइंड करवा दूंगा पोटेंशियल, फिर न्यूट्रॉन की वजह से फाइंड करवाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। अक्सर एमसीक्यूज इस तरह पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए। तो आप इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, याद रखना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर, याद रखना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19 कूलम। इसी तरह प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है, मगर अब क्या होगा, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए अब इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा मगर क्या होगा पॉजिटिव, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19 कूलम। ये प्रोटॉन का चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सिंपल आप E प्लस लिखो, उसको हम प्रोटॉन डिनोट करते हैं, या सिंपल आप P लिखो, सही है। एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज है जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है। अब आपको समझ भी आ गया इलेक्ट्रॉन या क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है आपके साथ, सिंपल ये है, डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो एमसीक्यूज में ट्विस्ट दिया है, मतलब उसको चेंज करके, स्टेटमेंट को चेंज करके आपके साथ क्या है गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज इज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19 कूलम। तो सिंपल फिर से वही चार्ज हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से सिंपल ये फार्मूला यूज करो, डिस्टेंस भी गिवन है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई चार्ज क्या है हमारे साथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हमारे साथ क्या है 20 मीटर। आप लास्ट में आप यूनिट, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सही है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हो, पेपर में नहीं लिख रहे हो, सिंपल आपने आंसर लाना है। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, जो आंसर आ गया लास्ट में उसके साथ क्या लिख देना, वोट लिख देना, सही है। अब यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे, इसका आंसर जो भी आ गया आपने क्या कर देना है, कमेंट में देना है, मैं इसका कमेंट में सही आंसर आपको भी बताऊंगा, जिसने सही आंसर बता दिया मैं रिप्लाई भी करूंगा, आपने इसको सोल्व करना है, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एमसीक्यूज को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसी एमसीक्यूज को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ये डिस्टेंस आपको कुछ भी दे सकता है, डिस्टेंस तो आपको समझ आ रहा है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर है, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो समझ आ गया कि 20 क्या है हमारे साथ डिस्टेंस है R है।
अब यहाँ पर मैं ऑफ अ प्रोटोन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल क्या लिख रहा हूँ, ऑफ अ प्रोटोन चार्ज इज, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या लिख रहा हूँ, प्रोटोन लिख रहा हूँ, सही है, प्रोटोन चार्ज। फिर से वही कोई उससे वही कंसेप्ट यूज होगा, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, चार्ज क्या है, इस केस में प्रोटोन है, डिस्टेंस क्या है 20, सिंपल एक प्रोटोन पर कितना चार्ज गिवन होता है, वही 1 + 1.6 10⁻⁻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 ⁻
यहाँ पर नहीं है, मीडियम का जिक्र नहीं है, तो इसलिए आप ये फार्मूला यूज करोगे। अगर मीडियम का जिक्र होता तो यहाँ पर इस एमसीक्यूज में आपको रिलेटिव परमिटिविटी ER की वैल्यू गिवन होती थी। आपको यहाँ पर गिवन भी होता है कि एंड द रिलेटिव परमिटिविटी इज 2 3 4 सही। अब यहाँ पर मीडियम का जिक्र है ही नहीं, ना रिलेटिव परमिटिविटी का जिक्र है, तो इसलिए इस केस में हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला। अक्सर आपसे जो एमसीक्यूज आते भी वो वैक्यूम वाले आते हैं, जो मीडियम वाले वो इतने नहीं आते, सही है। तो पोटेंशियल फिर से के की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई चार्ज हमारे साथ क्या है, प्रोटॉन इस केस में, तो सिंपल प्लस 1.6 यहाँ पर लगा देना, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है 20। उसी तरह आप इसको सोल्व करेंगे, आंसर जो आ गया उसका क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का रिवर्स आएगा, सही आएगा, इलेक्ट्रॉन का रिवर्स आएगा। तो इसका आंसर भी आपने कमेंट में बता देना है, सही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल अब इस एमसीक्यूज में इसको और चेंज कर रहा हूँ कि मैं आपसे फिर पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, डिस्टेंस वही ऐसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको समझ आ रहा है कि जिसके साथ मीटर लगा होगा तो वो डिस्टेंस होगा 20 30 जो भी। मगर यहाँ पर मैं प्रोटॉन की जगह भी क्या लिख रहा हूँ, ऑफ अ न्यूट्रॉन चार्ज। मैंने क्या लिख लिया, ऑफ अ न्यूट्रॉन चार्ज इज, ऑफ अ न्यूट्रॉन चार्ज इज। अब आंसर क्या आएगा, न्यूट्रॉन चार्ज मैंने लिख लिया, अब आंसर क्या आएगा, फिर से आपने उसी तरह पोटेंशियल इज इक्वल टू, आप फिर से उसी तरह फाइंड करने लगोगे। नहीं, याद रखना, अक्सर आपने पहले एमसीक्यूज को थोड़ा गौर से पढ़ना है, थोड़ा सोचो। अब न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, याद रखना न्यूट्रॉन क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, जीरो। जब चार्ज जीरो होगा तो आंसर भी क्या आएगा, जीरो। क्यों, पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि चार्ज क्या है इस केस में जीरो, तब जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो को आर के साथ जो भी वैल्यू होगा डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। याद रखना इस केस में आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जब एक वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो सबको जीरो कर देगी। चार्ज जीरो हो गया, वो के को भी जीरो कर देगा, आर को भी जीरो कर देगा, जो भी वैल्यू हो, सही है। तो इसलिए न्यूट्रॉन की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है ही नहीं, सही है। तो इस तरह आपको एमसीक्यूज को चेंज करके आपसे पूछे जा सकते हैं। या सिंपल अगर मैं इसको अभी थोड़ा और चेंज करूँ कि आपने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज। मैंने क्या लिख लिया, 2e ऑफ 2e, सही है। e का मतलब क्या है, अभी मैंने बता दिया, e का मतलब इलेक्ट्रॉन और p का मतलब क्या है, प्रोटॉन। ऑफ 2e चार्ज इज, अब आप फिर से किस तरह फाइंड करोगे, 2e का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसकी वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। फिर से सिंपल आपने वही फार्मूला यूज करना है, अपने कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटमेंट आसान है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला के ज़हन में होगा तो आप हर तरह का एमसीक्यूज कर सकते हो। अब चार्ज क्या है, 2e, सिंपल फिर से उसी तरह के की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई चार्ज हमारे साथ क्या है, 2e, सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाई ई किसके इक्वल है, याद रखना इलेक्ट्रॉन, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 2e का वैल्यू की है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है, कुछ भी दे सकता है, सिंपल यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 20 मीटर डिस्टेंस। आप उसको आंसर सोल्व करो, आपके साथ आंसर आएगा, सही है। यहाँ पर चाहे इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कुछ भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, आप उसी के मुताबिक यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख देना। ई किसके इक्वल है, ई का वैल्यू ये है, तो 3 को ई के साथ मल्टीप्लाई करो, ई का वैल्यू लिख लो 4 5 कुछ भी दे सकता है। इस तरह चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर आपसे पूछा कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये, तो सिंपल 2 को 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई करो। सो ई की वैल्यू क्या है, ये सिंपल ई की जगह मैंने वैल्यू लिख लिया। यहाँ पर 2e 3e 4e कुछ भी आपसे दे सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा सकता है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हर तरह का इस तरह एमसीक्यूज के लिए आपने रेडी रहना है। अब इसके बाद यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अक्सर इसका कंसेप्ट क्या हो गया, एंड हो गया। तो अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर भी मैं कागज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लेक्चर को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।